बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा कल हम लोग पढ़ रहे थे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, हमने स्टार्ट किया था। तो मैंने कहा था कि स्टैट्स का थोड़ा सा बैकग्राउंड समझने के लिए हम लोग आर्थर बाइजर की जो बुक है, आर्थर बाइजर, मैंने आपको ये बुक जो है अभी वो अटैच हो रही है इधर जूम पे, जो ही ये अपलोड हो जाती है आपको सेंड कर देता हूँ। इसका चैप्टर नंबर 9 को हम पढ़ेंगे ताकि हमें थोड़ा सा जो है ना आइडिया हो सके कि व्हाट इज स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। इससे पहले आप पढ़ चुके हैं, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स के साथ भी आप स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पढ़ चुके हैं, तो यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा। देन वी विल गो टू किटल की बुक है, या फिर पॉइंटन की बुक है, या फिर रॉजर बॉवले की बुक है, तो हम अपने कोर्स आउटलाइन के मुताबिक उसे फॉलो करेंगे। लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें ये वाला चैप्टर आपकी जो है वो कवर करेगा। बेटा स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की ज़रूरत कहाँ पे पड़ती है? स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स उस वक्त ज़रूरत पड़ती है, रिवाइज कर रहा हूँ कल वाले लेक्चर को, कि जहाँ पर वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हों। और वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स का जो कलेक्टिव बिहेवियर है उसे समझने के लिए हम लोग स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को यूज़ करते हैं। ये हमें एवरेजिंग बिहेवियर देता है, ये हमें प्रोबेबिलिटी देता है कि उन पार्टिकल्स जस्ट लाइक 100 पार्टिकल्स हैं तो उनमें से कितने पार्टिकल्स की एनर्जी 10 जूल होगी, कितने की 15 जूल होगी, कितने की 35 जूल होगी। तो ये हमें एवरेजिंग जो है वो मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है कि इतने पार्टिकल्स की एनर्जी इस रेंज में होगी, इतने की इस रेंज में होगी, इतने की इस रेंज में होगी। लेकिन अगर हम चाहें कि हम इंडिविजुअल पार्टिकल की एग्जैक्ट एनर्जी को कैलकुलेट कर सकें, वो डिफिकल्ट है, वो इम्पॉसिबल है। तो ये कलेक्टिव बिहेवियर को बताता है, और जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं जो हम लोग डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं, जस्ट लाइक कंटेनर ऑफ गैस, उन माइक्रोस्कोपिक मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को उन गैस मालिक्यूल्स की माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के साथ को रिलेट करने के लिए हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशंस, हमने कहा कि स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशंस जो हैं 3 तरह के पार्टिकल्स पाए जाते हैं। एक थी क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स, एक है क्वांटम स्टैटिस्टिक्स। क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स जो है इसमें मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन थी जो क्लासिकल पार्टिकल्स पे लगती है। क्लासिकल पार्टिकल्स ऐसे पार्टिकल्स हैं जिन्हें एक दूसरे से डिस्टिंग्विश किया जा सकता है, कहा जा सकता है दिस वन इज द पार्टिकल ए, दिस वन इज द पार्टिकल बी। ये पार्टिकल आगे स्ट्राइक कर रहा है और ये वाला पार्टिकल टारगेट है, ये कहा जा सकता है इन क्लासिकल डोमेन, क्लासिकल रेजीम, वी कैन से दैट। तो अगर हमने डिस्ट्रीब्यूशन को देखना है, किसी खास एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसके लिए हमने फार्मूला लिखा जी ऑफ ई एफ ऑफ ई। जी ऑफ ई हमें बताएगा कि उस स्पेसिफिक एनर्जी पे कितने नंबर ऑफ वेज हैं पार्टिकल्स के डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए, कितनी नंबर ऑफ वेज है। और एफ ऑफ ई हमें बताएगा कि ये किस फंक्शन को ओबे कर रहा है, आया ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन को ओबे कर रहा है, आया ये फर्मी ड्राक स्टैटिस्टिक्स को ओबे कर रहा है, या बोर्स आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन को ये ओबे कर रहा है, वो एफ ऑफ ई होगा। तो ये जी ऑफ ई एफ ऑफ ई हमें क्या बताएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैविंग एनर्जी ई के बारे में हमें बताएगा। तो कल हमने पढ़ा था कि जी ऑफ ई क्या है, नंबर ऑफ स्टेट्स ऑफ एनर्जी ई, या इसे हम कहेंगे स्टैटिस्टिकल वेट कोरिस्पॉन्डिंग टू एनर्जी ई, ये उसका स्टैटिस्टिकल वेट होगा। इसके बाद है एफ ऑफ ई, दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है एफ ऑफ ई। कोई भी हो सकता है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन हो सकता है, बोज आइंस्टाइन फर्मी ड्राक, कुछ भी हो सकता है। कहता है ये तो है ना जब डिस्क्रीट होंगे, E1 E2 E3 डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होंगे, सभी के एन ऑफ E1 निकाल लो, एन ऑफ E2 निकाल लो, एन ऑफ E3 निकाल लो, सभी को एड अप कर लो, समेशन ले लो। या फिर अगर ये जो डिस्क्रीट वैल्यूज हैं ये इतनी करीब करीब हों कि इनका इंटरवल बहुत कम हो, तो यही डिस्क्रीट कंटिन्यूस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम जी ऑफ ई की जगह पे जी ऑफ ई डी ई लिख देंगे।
जी ऑफ ई डी ई, यानी यहाँ पर ये अकेला जी ऑफ ई एफ ऑफ ई है ना, ये होएगा जी ऑफ ई एफ ऑफ ई डी ई हो जाएगा। ये हमें क्या बताएगा? ये हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैविंग एनर्जी बिटवीन ई एंड ई प्लस डी ई। तो डी ई रेंज में जितने पार्टिकल्स की एनर्जी है, हम उन पार्टिकल्स के मतलब बताएगा। तो कंटिन्यूस में इंटीग्रेट करते हैं, और जो डिस्क्रीट है उसमें हम सम अप या समेशन लेते हैं। तो यहाँ पर ये हम लास्ट टाइम जो कल हमने आखिर में पढ़ा, हमने कहा कि तीन पार्टिकल्स हैं, तीन तरह के पार्टिकल्स हैं, आइडेंटिकल पार्टिकल्स, क्लासिकल आइडेंटिकल पार्टिकल्स और क्वांटम मैकेनिकल आइडेंटिकल पार्टिकल्स। इन्हें आप इस तरह से समझ सकते हैं। जो आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं क्लासिकल फिजिक्स में वो डिस्टिंग्विशेबल है, याद रखिएगा। द पार्टिकल्स, आइडेंटिकल पार्टिकल्स इन क्लासिकल फिजिक्स आर डिस्टिंग्विशेबल, और उनमें एग्जांपल है मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस की। और इन क्वांटम टर्म्स द वेव फंक्शन ऑफ द पार्टिकल्स ओवरलैप टू अ नेग्लिजिबल एक्सटेंट। इनके या फिर आप क्वांटम मैकेनिक्स में आप इसे कैसे देखें, बात पहले गौर से समझे। क्लासिकल फिजिक्स कहती है कि आइडेंटिकल पार्टिकल डिस्टिंग्विशेबल है, क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि आइडेंटिकल पार्टिकल डिस्टिंग्विशेबल नहीं है। लेकिन जो क्लासिकल डोमेन में जो लॉज हैं फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर, कोरेस्पोंडेंस प्रिंसिपल आपने पढ़ा है कि क्लासिकल और क्वांटम के कवानीन आपस में कोइंसाइड कर जाते हैं या ओवरलैप कर जाते हैं, या जो क्वांटम मैकेनिक्स के कवानीन है वो क्लासिकल मैकेनिक्स में ही बदल जाते हैं फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर। अब सवाल ये है तो फिर ये कैसे है कि क्लासिकल मैकेनिक्स में जो गैस ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं ये डिस्टिंग्विशेबल है? अगर ये डिस्टिंग्विशेबल हैं तो क्वांटम मैकेनिक्स तो कहता है कि डिस्टिंग्विशेबल नहीं होने चाहिए। तो बेटा अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स ये भी इनडिस्टिंग्विशेबल होते, लेकिन मसला ये है कि इनके जो वेव फंक्शंस हैं इन पार्टिकल्स के, मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस के, वो कोई ज्यादा स्ट्रांगली ओवरलैप्ड नहीं है। वो those wave functions are overlapped to small extent, लिहाजा हम उन्हें अलग अलग कर सकते हैं। तो ये क्लासिकल डोमेन थी, और इसके ऊपर बेटा मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लगता है। और ये जो है क्लासिकल पार्टिकल्स का कोई जिसे हम कहते हैं कि इसमें स्पिन का कॉन्सेप्ट नहीं था क्लासिकल मैकेनिक्स में, इसमें भी हम स्पिन को ऑर्बिटल मोशन की बेस पे पढ़ते थे। नंबर 2, आइडेंटिकल क्वांटम मैकेनिक्स में आइडेंटिकल पार्टिकल्स दो तरह के हैं, दोनों इनडिस्टिंग्विशेबल हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में आइडेंटिकल पार्टिकल्स इनडिस्टिंग्विशेबल हैं। फिर उनकी दो जो हैं वो कैटेगरीज हैं। एक वो पार्टिकल्स हैं जिनका इंटेग्रल स्पिन है, 0 है, एज कट है, 2 एज कट है, 3 एज कट है, सो ऑन। और ऐसे पार्टिकल्स को हम लोग जो है वो बोसॉन्स कहते हैं। बोसॉन्स में अगर हम लोग एग्जांपल लें तो फोटोन इज वन ऑफ द बोसॉन्स। फोटोन एक उनमें से एक बोसॉन है। तो ये इनका स्पिन या तो 0 होगा या इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ रिड्यूस्ड प्लैंक्स कांस्टेंट होगा। नंबर 3, वो आइडेंटिकल पार्टिकल्स जिनकी स्पिन इंटेग्रल ना हो बल्कि हाफ इंटेग्रल हो, 1/2 एच कट हो, 3/2 एच कट हो, 5/2 एच कट हो। इनमें फर्मियॉन्स हैं, फर्मियॉन्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, और इनके ऊपर फर्मी ड्राग स्टैटिस्टिक्स होल्ड करती है। बेटा ये था थोड़ा सा ओवरव्यू जो कल हमने पढ़ा। इसे आज आप लोग पढ़ेंगे, बुक आज अभी अब मैं अटैच कर रहा हूँ इसके साथ, जो ही अटैच होती है तो ये आपको मिल जाएगी। बल्कि देख लेते हैं कितनी बुक अटैच हुई है ये तकरीबन काफ़ी सारी मोर देन 60% अटैचमेंट हो चुकी है। बाकी फिर हम इसे देखते हैं। इसके बाद बेटा मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन है क्या? ये तो हमें पता है कि ये क्लासिकल पार्टिकल्स पे लगती है, और क्लासिकल पार्टिकल डिस्टिंग्विशेबल हैं, आइडेंटिकल क्लासिकल पार्टिकल्स आर डिस्टिंग्विशेबल। ये साइंटिस्ट के बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री है, इसे आप पढ़ सकते हैं। तो ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता क्या है? ये होता है कि अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
एक्सपोनेंशियल माइनस ई ओवर के टी। याद रखिएगा एक्सपोनेंशियल की पावर डायमेंशनलेस होनी है, तो लिहाजा के टी की भी वैल्यू जो यूनिट्स हैं वो एनर्जी के यूनिट्स के ही होंगे। तो ई रेस पर माइनस ई ओवर के टी, और इसमें जो के है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, याद रखें के को स्मॉल लिखना है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का के स्मॉल होता है, वैल्यू गिवन है यहाँ पर, और ये जूल पर के में भी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन में भी है, दोनों वैल्यूज में आप देखते हैं। अब ये एफ ऑफ ई हमारे पास आ गया, तो अब मैंने जी ऑफ ई लेना है, तो हमें पता है कि एन ऑफ ई लेना है, तो एन ऑफ ई क्या होता है, हमने एन ऑफ ई को लिखा, जस्ट अ मिनट, एन ऑफ ई इक्वल्स जी ऑफ ई एफ ऑफ ई। हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, जी ऑफ ई एफ ऑफ ई क्या था, ए ई रेस पावर माइनस एनर्जी ओवर के टी, ये इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। तो हमारे पास मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू आएगी एन ऑफ ई ए जी ऑफ ई रेस पावर माइनस ई ओ ओवर के टी। ठीक है बेटा, ये आपने देखना है। इसी तरह बेटा अगर हम लोग चलें, कहता है मोलेकुलर एनर्जीज इन आइडियल गैस, आइडियल गैस की मोलेकुलर एनर्जी क्या है, तो बेटा आइडियल गैस का हमें पता है कि उसमें सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है, उसमें मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स तो होती नहीं है, लिहाजा ना तो उसमें रोटेशन होती है ना वाइब्रेशन होती है। तो एन ऑफ ई डी ई बिल्कुल वैसे ही, अगर ये कंटिन्यूस है तो जी ऑफ ई डी ई एफ ऑफ ई की आप यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे। अब ये बात है कि हमने इसमें एनर्जी को कैलकुलेट कैसे करना है। बेटा एनर्जी को हम कैलकुलेट करेंगे मोमेंटम की फॉर्म में। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, E इक्वल्स पी स्क्वायर ओवर 2m होता है ना। काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी या E पी स्क्वायर ओवर 2m, पी निकालने क्या आएगा 2m E अंडर रूट, ये होगी। अब वो कहता है कि ये मोमेंटम की फॉर्म में है, मोमेंटम 3 डायमेंशन में हो सकता है, पी एक्स भी हो सकता है, पी वाई भी हो सकता है, पी जी भी हो सकता है। तो टोटल मोमेंटम की वैल्यू लेनी है तो एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई का और जी का स्क्वायर सभी का अंडर रूट ले लो, तो ये एक मोमेंटम स्पेस बनेगी पी एक्स पी वाई पी जी। तो लेट्स सो ये हमारे पास एक मोमेंटम का स्फीयर है। अब जरा गौर करना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट फिगर है, इसे समझना थोड़ा सा ऐसे है कि ये एक मोमेंटम का स्फीयर बना, लेट्स सपोज पी एक्स हो गया, मोमेंटम स्पेस इसे हम कहेंगे, पी वाई हो गया, पी जी हो गया, ये इसकी ये स्फीयर है मोमेंटम का। तो हम किसी खास इस स्फीयर की खास थिकनेस के अंदर हम लोग नंबर ऑफ स्टेट्स देखना चाहें तो लेट्स सपोज इस स्फीयर यानी जस्ट लाइक एक माल्टे का छिलका है ना, तो हम उस छिलके को अगर एनालाइज करना चाहें और छिलके का वॉल्यूम लें, तो वैसे तो स्फीयर का वॉल्यूम होता है ना 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन छिलके का वॉल्यूम तो ऐसे नहीं निकलेगा ना। वो क्या होगा, छिलके की ये जो थिकनेस है इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके इस एरिया से, और एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे आर की बजाय पी है 4 पाई पी स्क्वायर, और लेट्स सपोज इसकी थिकनेस डीपी है, तो डीपी, तो इस ये जो हमने एक पोर्शन लिया थिकनेस डीपी वाला, उसका वॉल्यूम निकला, तो हमारे पास वैल्यू आई, कहता है कि वॉल्यूम ऑफ द शेल 4 पाई पी स्क्वायर डीपी। कहीं ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वाला फार्मूला नहीं लगा देना, फिर वहां पे आपको प्रॉब्लम होगा। तो कहता है दी नंबर ऑफ स्टेट्स, अब बात और सुनिएगा, पहले जी ऑफ ई डी ई था, अब जी ऑफ पी डी पी है, क्योंकि अब मोमेंटम स्पेस की हम बात कर रहे हैं। with momenta whose magnitudes are between p and p plus dp is proportional to the volume of the shell। तो वॉल्यूम ऑफ द शेल किसके प्रोपोर्शनल है 4 पाई पी स्क्वायर डीपी के, तो ये 4 पाई कांस्टेंट है, तो ये किसके प्रोपोर्शनल होगा पी स्क्वायर डीपी के। तो मैं लिख सकता हूँ जी ऑफ पी डी पी विल बी इक्वल टू बी, वो जो कांस्टेंट शुरू में आ रहा है पी स्क्वायर डीपी। तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे जी ऑफ डी ई था, जो अब जी ऑफ पी डी पी है बी पी स्क्वायर डी पी। तो और ये जितनी बेटा इसमें
नंबर ऑफ स्टेट्स होंगी मोमेंटम स्पेस में, उतनी ही नंबर ऑफ स्टेट्स होंगी एनर्जी स्पेस में। यानी अगर मोमेंटम चेंज होता है, हर मोमेंटम किसी न किसी खास एनर्जी को कोरिलेट कर रहा है ना। पीस जो है E इक्वल्स पी स्क्वायर ओवर 2m, तो जैसे एनर्जी चेंज हो रही है मोमेंटम भी चेंज हो रहा है, तो हर मोमेंटम किसी न किसी एनर्जी को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जैसे जी ऑफ पी डी पी है, इसे जी ऑफ ई डी ई भी लिख सकता हूँ, उसकी वैल्यू भी इतनी होगी बी स्क्र डी पी, और पी स्क्र हमें पता है 2m के इक्वल होता है, और यहाँ से डी पी की वैल्यू निकालने और ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करें तो एन ऑफ ई डी ई की वैल्यू कुछ ये आएगी, अगर ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं। अब अगर हम लोग टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करें तो वही बात है, जब जी ऑफ ई डी ई या एन ऑफ ई डी ई आपने ले लिया तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। बेटा ये एफ ऑफ ई की वैल्यू लिखी हुई है, ये ई रेज पावर माइनस ई ओवर के टी, क्योंकि एन ऑफ ई डी ई क्या आना है, जी ऑफ ई डी ई, उसकी ये वाली वैल्यू इंटू एफ ऑफ ई। तो इसमें कुछ कांस्टेंट फैक्टर थे, ये वाला कांस्टेंट फैक्टर था, ये सारा यहाँ था, ये कांस्टेंट फैक्टर था, इसे वैसे लिख दिया ई अंडर रूट ई रेस पर माइनस ई ओवर के टी और डी ई। इसे जब हमने इंटीग्रेट किया तो बेटा हमारे पास जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक एंटिटी है, इसे यूज करते हुए वी विल बी लेफ्ट विद दिस इक्वेशन। तो ये हमारे पास एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन की इक्वेशन आ जाएगी, मैक्सवेल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन। इसे आपने बेटा सॉल्व करना है, इसे याद करना है, याद होगा आपको हम इसे डायरेक्टली यूज किया करते थे उधर थर्मोडायनामिक्स में, और इधर हम लोग इसे ड्राइव कर रहे हैं। कोई क्वेश्चन है तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर, मैं दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ इसे करना मुश्किल नहीं है। सिंपल एन ऑफ ई डी ई निकालना है तो जी ऑफ ई डी ई एफ ऑफ ई की वैल्यू तो हमारे पास है, तो ई को हमने निकालना है मोमेंटम की फॉर्म में, तो मोमेंटम 2m ई अंडर रूट, तो ई पी होगा क्या, पी एक्स स्क्र पी वाई स्क्र पी जी स्क्र अंडर रूट। तो इसमें मोमेंटम स्पेस लिया और उसका एक एलिमेंट लिया, शेल लिया, जिसकी थिकनेस dp थी और उसका वॉल्यूम क्या था 4 पाई पी स्क्वायर dp, और जी ऑफ पी डी पी इसके इक्वल आया। यही जी ऑफ ई डी ई के इक्वल ही होगा, क्योंकि हर मोमेंटम किसी न किसी एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमारे पास जी ऑफ ई डी ई की वैल्यू कुछ ये आ गई। इसमें ये जो कांस्टेंट फैक्टर आ रहे हैं 2m 3/2 b, इसे अगर हम कांस्टेंट ले लें तो सी कांस्टेंट ले लिया तो एन ऑफ ई डी ई को कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है। अब अगर हम इसे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स लेने हैं, वो तो हम सम अप करते थे, इधर हम इंटीग्रेट करेंगे, और जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स अंडर रूट ई रेज़ पावर माइनस ए एक्स डी एक्स 1/2 ए पाई ओवर ए अंडर रूट, ये एंटिटी आपने याद रखनी है, ट्रिग्नोमेट्रिक एंटिटी। इसी पे इस इंटीग्रल को सॉल्व किया, और सी की वैल्यू हमने पहले देखी कि हमने किसे सी कहा हुआ है, ये वैल्यूज हम यहाँ पुट करेंगे, हमारे पास कुछ वैल्यू ये आएगी। आपने इसे ड्राइव करना बेटा। इसके बाद एवरेज मोलेक्युलर एनर्जीज। अब यहाँ पर बड़ी जरूरी बात है, हमने ये तो निकाल लिया कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं जिनकी एनर्जी रेंज ई टू ई प्लस डी ई में है, यानी डी ई एनर्जी इंटरवल है उसमें। अब हमने उसकी एवरेज लेनी है, तो एवरेज कैसे लेते हैं कि तमाम मॉलिक्यूल्स की एनर्जी को जमा करके तमाम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिवाइड कर दो। तो तमाम मॉलिक्यूल्स की एनर्जी को कैसे जमा करेंगे बेटा, अब ये थोड़ा सा याद करें कि हम लोग लिखते हैं थे इसे एन ऑफ ई डी, इसका इंटेग्रल टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। लेकिन बेटा अगर मैं इसे ई एन ऑफ ई डी ई लिखूंगा तो ये जो इन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी जो है ना, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं एन ऑफ ई डी ई, उन तमाम की एनर्जीज का सम कर देगा, टोटल एनर्जी दे देगा। अब आपने एवरेज एनर्जी लेनी है तो क्या करो, इस टोटल एनर्जी को ई एन ऑफ ई डी ई को टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे आप लोग जो है वो डिवाइड कर दें, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी बेटा बिल्कुल ऐसे ही, हमने टोटल एनर्जी निकालनी है ई एन ऑफ ई डी ई, तो हमारे पास एन ऑफ ई डी ई की वैल्यू तो मौजूद है, अभी हमने निकाली हुई है ये वाली वैल्यू, और इसमें एक और फैक्टर एनर्जी का आ जाएगा, और एनर्जी फैक्टर जो है वो उसे हम यहाँ पे लिखेंगे, तो एक ई यहाँ पे भी आ रहा है,
ई 1/2 और एक ई ये है, तो ई 3/2 हो जाएगा। बेटा ये वाला फैक्टर इंटीग्रल के अंदर आ जाएगा, बाकी कांस्टेंट बाहर चला जाएगा। अगेन वही थर्मो जो है ट्रिग्नोमेट्रिक एंटिटी को अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास ई की वैल्यू आ जाएगी 3/2 एन के टी। एवरेज लेना है तो इस ई को डिवाइड कर दो एन पे, तो एन एन से कैंसिल हो जाएगा, 3/2 के टी आ जाएगा। क्लियर है बेटा? इसके बाद है इक्विपार्टीशन थ्योरम। इक्विपार्टीशन थ्योरम हमें ये क्या कहता है, अगर ये 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में 1/2 के टी 1/2 के टी 1/2 के टी डिग्री जो है वो एनर्जी होगी, और टोटल इन सभी को ऐड कर दो 3/2 के टी होगा। क्लियर है बेटा? यहाँ तक पढ़ लें, बाकी इंशाल्लाह कल करेंगे। ये कैलकुलेशंस और डेरिवेशंस आपने करनी है, तो कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं।